पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। बीजेपी के पुतला दहन पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का पलटवार, मुद्दे से जनता की ध्यान भटका रही सरकार, वीआईपी के नामों को बचाने का प्रयास कर रही सरकार। हल्द्वानी में गोलीकांड को लेकर गणेश गोदियाल और करण बाहरा का बयान, प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट, कहा बीजेपी सरकार में पनप रही आपराधिक घटनाएं। कोटद्वार में 71वें गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया उद्घाटन, राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित। देहरादून में निजी और व्यावसायिक वाहनों की बढ़ी संख्या, यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखना बना चुनौती, वर्ष 2025 में सड़कों पर उतरे 91,782 नए वाहन। और नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ ने सुनी एक बेबस पति की गुहार, अस्पताल प्रबंधन से महिला के शव को छुड़वाया, पैसे न चुकाने के महिला के शव को बनाया था बंधक। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 71वें राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दीप प्रज्वलन कर दिया। इस साल आपको बता दें 7 दिवसीय आयोजन आगामी 1 सप्ताह तक कोटद्वार में फुटबॉल के रोमांचक की अलख जगाएगा। गढ़वाल कप देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है, जो इस वर्ष अपने 71वें संस्करण में प्रवेश कर चुका है। इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों और प्रतिष्ठित क्लबों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो खिताब के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि जगाना और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्रदान करना है। टूर्नामेंट के पहले दिन ही दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय खेल प्रेमियों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल कोटद्वार के पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि उत्तराखंड के उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ियों को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। देखा स्वर्गीय शशिधर भट्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है और मुझे इस कार्यक्रम में आके आने बहुत ज्यादा खुशी हुई है, हर्षित हुई हूँ। जैसे बताया गया है 12 टीम है, देश विदेश से टीम यहाँ पे आती हैं। एक ये अच्छा टूर्नामेंट है जहां हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं अच्छा अपना खेल दिखाने का। साथ ही साथ कोटद्वार के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट कोटद्वार में हो रहा है। भट्ट परिवार को मैं बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम लगातार वो हर साल कोटद्वार में कर रहा है। और देहरादून में निजी और व्यावसायिक वाहनों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण शहर की यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखना चुनौती बन रहा है। वर्ष 2025 में 91,742 नए वाहन सड़कों पर उतरे हैं, जो कि पिछले एक दशक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दोनों आर्चियों में 2016 में जहां लगभग 60,000 वाहन पंजीकृत हुए, 2020 में कोरोना काल के दौरान यह आंकड़ा जो है गिरकर 47,383 रह गया था। लेकिन चुनौती के बाद आंकड़ा बढ़ गया। 2023 में पहली बार ये संख्या 80,000 के पास पहुंची थी और 2025 में 91,000 का आंकड़ा छूकर नया रिकॉर्ड बना दिया। सार्वजनिक परिवहन की तुलना में निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के शहर में जाम का मुख्य कारण है। 2025 में रिकॉर्ड वाहन पंजीकृत हुए हैं और ऐसे में सितंबर तक टैक्स में बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके बाद जीएसटी दरों में कमी से वाहनों की कीमत घटी है, जिससे टैक्स में नुकसान हुआ है। आरटीओ संदीप सैनी ने देहरादून में वाहनों के बढ़ते पंजीकरण और उसके समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी और कहा कि टैक्स में मिलने वाली राहत के कारण लोग नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा रही हैं, सिटी बसों के लिए सब्सिडी दी जा रही है ताकि पुरानी बसों को नई बसों में बदला जा सके। सार्वजनिक परिवहन के सुदृढ़ होने से सड़कों पर निजी वाहनों का भार कम होगा। इसके वर्ष की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 91,780 गाड़ियां जो है हमारी रजिस्टर्ड हुई हैं। इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सब मिला के हैं। और 2024 की बात करेंगे तो वहाँ 87,000 गाड़ियां थी, तो लगभग 4 से 4,500 गाड़ियां जो है हमारी एक फाइनेंशियल ईयर में जो है गाड़ियों में बढ़ोतरी हुई है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे जीएसटी की जो छूट मिली, लोगों ने पुरानी गाड़ियां ना लेकर नई गाड़ियों में वो शिफ्ट हुए हैं। और बहुत सारे जो अभी हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ग्रोथ हुई है, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर हुई है, तो इसलिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। सड़कों पर दबाव
क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे तो ये सारी गाड़ियां ऐसा नहीं है कि सिर्फ देहरादून में ही चलेंगी। बहुत सारे लोग जो सर्विस क्लास होते हैं उन्होंने गाड़ी परचेज करी, दिल्ली एनसीआर में जॉब करते हैं तो वो अपनी गाड़ियां वहां लेके जाते हैं या अदर स्टेट में कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो सारा इफेक्ट हमारे देहरादून में ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका दबाव पड़ता है। उसी संदर्भ में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें जो जैसे अभी इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी और जो चल रही हैं हमारी सिटी बसेज हैं, उन पे भी सब्सिडी देकर गवर्नमेंट नई बसों में ट्रांसफर उनको करवा रही है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुदृढ़ होने से तो रोड पे कहीं ना कहीं हमारा जो जाम की स्थिति है या जो दबाव की स्थिति है वो। और अगली खबर की रुख करेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कुंभ को लेकर ये बयान उन्होंने दिया है, जहां आपको बता दें कि कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने पर सवाल उठाए। कुंभ क्षेत्र केवल एक सीमित स्थान नहीं, इतने बड़े क्षेत्र को किसी विशेष समुदाय के लिए पूरी तरह वर्जित करना एक बड़ी चुनौती। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पंच, पुरी और ऋषिकेश क्षेत्र पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए वर्जित है। हर की पैड़ी क्षेत्र के होटलों में रात्रि निवास पर भी प्रतिबंध है। कुंभ जैसे विशाल आयोजन में आते हैं लाखों करोड़ों लोग। किसी की धार्मिक पहचान की जांच करना और प्रवेश वर्जित करना व्यवहारिक रूप से अत्यंत कठिन। गैर हिंदुओं का इन क्षेत्रों में स्थायी आवास या व्यवसाय है, उनके लिए क्या होगी व्यवस्था? संवेदनशील विषयों पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले चिंतन, मंथन और अध्ययन की जरूरत है। बिना सोचे समझे इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कुंभ क्षेत्र कहाँ तक है पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पंचपुरी है और ऋषिकेश है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए वर्जित है। और हर की पैड़ी क्षेत्र में तो कोई रात्रि होटल में भी निवास नहीं कर सकता है। अब कुंभ क्षेत्र की बात है, आपका क्वेश्चन सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कुंभ क्षेत्र तो हमारा पूरा रुड़की, मैंगलोर, पूरा श्यामपुर, पूरा इलाका इसमें आता है। पूरा आपका श्यामपुर आता है, पूरा आपका ऋषिकेश तक का, और बल्कि पूरा जो स्वर्ग आश्रम है, सारे इलाके आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिमांड में पड़ रहा था, गंगा सभा की कोई डिमांड इस तरह की आई है, लेकिन इस पर काफी कुछ चिंतन, मंथन और अध्ययन करने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने भी क्योंकि देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों का स्थायी आवास गैर हिंदुओं के हैं, उनके लिए क्या करेंगे, उनको क्या रिहेबिलिट करेंगे, क्या करेंगे? मुझे लगता है कि इस पर कुछ भी बोलना अभी ज्यादा जल्दी बोलना उचित नहीं होगा मुझे। लेकिन मैं आज गंगा सभा का जरूर मैं सोशल मीडिया पर कहीं देख रहा था। और आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रुद्रप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जी हां, आपको बताते चले, बीजेपी के पुतला दहन पर गणेश गोदियाल का पलटवार। जनता के मुद्दों को से ध्यान भटका रही सरकार, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पुतला दहन की राजनीति का बीजेपी ले रही सहारा। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूल चुकी है बीजेपी। अंकिता भंडारी जैसे संवेदनशील मामलों में अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे बीजेपी अपना रही है। वीआईपी के नामों को बचाने का प्रयास कर रही सरकार वीआईपी को बचाने का खेल खेल रही है। सबूत जुटाना एसआईटी का काम है। एसआईटी के गठन से पहले होटल में चलाया गया था बुलडोजर। सरकार ने सबूत मिटाने का किया था काम। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ और मेरे खिलाफ भी पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रसंग में जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को सजा दिलाना और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना, इस प्रसंग में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के पुतले फूके जाने को मैं एक राजनीतिक मजाक
या हास्यास्पद स्थिति उस पार्टी के लिए समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होकर ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया, वो इस प्रदेश में खुलेआम इस प्रदेश की जनता उन्हें राजनीतिक जोकर मान रही है और ये राजनीतिक जोकर सोशल मीडिया में उनके द्वारा डाली गई पोस्टों पर किस प्रकार से प्रदेश की जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा किस प्रकार से निशाने पर आए हैं। एसआईटी ने पूरे सबूत जुटा लिए थे, तब टूटा वो जो तोड़क कार्रवाई रात को बॉडी रिकवर हुई और 2:30 बजे इन्होंने वो तोड़ दिया। एसआईटी कब बनी? झूठ बोल रहे हैं। एसआईटी तो 2-3 दिन बाद बनी, 2-3 दिन या 4 दिन बाद बनी एसआईटी बनी। उससे पहले वहां पर उस अभिरक्षा में 4 पुलिस वाले थे। वो 4 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला अभी भी ऋषिकेश में किसी थाने या चौकी में है कार्यरत। उनको पूछ लीजिए उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि आदेश थे बाकायदा कि इसको तोड़ना है। तो ये बातें हैं। इसलिए सबूत देखिए, मेरा ये कहना है कि एक अपराध होता है, लेकिन उस अपराध से भी बड़ा अपराध यह है कि उस अपराध के सबूत मिटाए जाएं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस सबूत मिटाने का काम सरकार करे। और आगे बढ़ेंगे। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने आधी रात को एक बेबस पति की गुहार सुनी है। पैसे न चुका पाने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने महिला के शव को बंधक बना लिया था, जिसे एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद परिजनों को सौंपा गया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी नंदन विरोड़िया ने अपनी पत्नी सीमा को गंभीर हालत में हल्द्वानी के चंदन अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान सीमा की मृत्यु हो गई। पीड़ित पहले ही 57,000 रुपए जमा कर चुका था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन शेष 30,000 रुपए के लिए अड़ गया और शव देने से इनकार कर दिया। वहीं पीड़ित ने एसएसपी मंजुनाथ टीसी को फोन कर अपनी व्यथा सुनाई। एसएसपी ने मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए सीओ सिटी और हल्द्वानी कोतवाल को मौके पर भेजा। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर न केवल शव दिलाया बल्कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करवाया। एसएसपी ने अस्पताल प्रबंधन को भविष्य में इस तरह की संवेदनहीनता न बरतने की सख्त हिदायत दी है। दुख की घड़ी में किसी गरीब को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बहुत ही मतलब विद्रावक और निर्ममता और अमानवीय कृत्य जो है मेरे सामने आया। हमें रात को पीड़ित पक्ष के रिश्तेदारों ने बोला कि हमारा रिश्तेदार है, अल्मोड़ा से आए थे। वो एक पहाड़ी महिला है सीमा नाम का। उनका ऑलरेडी तबीयत खराब था और रेफर होके नीचे आए थे सुशीला तिवारी में। उनको जो है रेफर के बाद जो है वो चंदन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। मात्र 2 घंटे का इलाज चला। मात्र 2 घंटे का इलाज चला के तो 2 घंटे के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया था। 80,000 रुपए का बिल बनाया मात्र 2 घंटे में। मात्र 2 घंटे में इमरजेंसी में इलाज देकर उनको 80,000 रुपए का बिल पकड़ाया और बेसिकली बिल का डिमांड किया। और उन्होंने बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इधर उधर रिश्तेदारों से जो है मांग के 50,000 प्लस 55,000 समथिंग उन्होंने 57,000 भी पेमेंट किया। इसके बाद भी बहुत ही निर्भरता से अमानवीय तरीके से बात करके उनको डरा के धमका के बॉडी को बंद करके उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था कि अगर तुम पैसे नहीं देते हो बॉडी हम ही यूज कर लेंगे, हम ही इसको रख देंगे, हम बॉडी बिल्कुल नहीं देंगे, तुमको भी बंद करके पीटेंगे करके बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। रात को 10 बजे वो पीड़ित पक्ष जो है रोते रोते हमको फोन किया। तो तत्काल हमने पुलिस टीम्स को एक्टिवेट किया और जो है बॉडी को रिलीज करने की जो कार्रवाई है और डेथ सर्टिफिकेट को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हमने कराया है। और जो है इस प्रकार जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, बॉडी को एक ह्यूमन बॉडी जो है मतलब मानव का पार्थिव शरीर का अपना एक रेस्पेक्ट होता है। इस प्रकार जो है एक्सटॉर्शन का वो साधन नहीं बनना चाहिए। ये बहुत अमानवीय और निर्मम कृत्य है जो उस हॉस्पिटल ने, चंदन हॉस्पिटल ने किया। उसका जो मैनेजमेंट के ऊपर जो है लिखित एप्लीकेशन भी आया है। हम एज पर रूल्स उसको प्रोसेस कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन किसी तरह से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपका जो भी प्रकार का सिविल बिल्स होगा तो उसको सिविल तरीके से डील करिए। और ह्यूमन बॉडी को या पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को या ह्यूमन बॉडी को आप इस प्रकार जो है कमोडिटी की तरह ट्रीट करेंगे और एक्सटॉर्शन करेंगे और गुंडागर्दी करेंगे तो हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आपदा के समय त्वरित कार्रवाई और जीवन बचाने के संकल्प के साथ बागेश्वर डिग्री कॉलेज की बात कर लें, जहां पर चल रहे एनसीसी शिविर में कैडेट्स को विशेष अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के कुशल निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा कैडेट्स को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करना है। फायर सर्विस बागेश्वर की टीम ने शिविर में मौजूद कैडेट्स को केवल
किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि मैदान पर लाइव डेमो के जरिए आग बुझाने की बारीकियां सिखाई। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। गैस, बिजली के उपकरणों और ठोस पदार्थों में लगने वाली आग के अंतर को समझाया गया और उन्हें बुझाने के अलग अलग तरीकों का प्रदर्शन किया गया। कैडेट्स को स्वयं फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर तकनीकी अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया गया और ऐसे में इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कैडेट्स को समाज में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार करना है। फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि अक्सर आग लगने के शुरुआती 5 से 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि प्रशिक्षित कैडेट्स वहां मौजूद हो तो वे बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकते हैं। एनसीसी कैडेट्स को दिया गया ये प्रशिक्षण न केवल उन्हें अनुशासित बनाता है बल्कि उन्हें समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशन पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गंगनहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे 2 आदतन अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल गंगनहर पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के एक आम के बाग में कुछ अपराधी गोकशी की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। मौके पर पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गोकशी के उपकरणों के साथ दबोच लिया। पुलिस ने मौके से एक जीवित गाय को सुरक्षित बरामद किया। आरोपियों की पहचान आस मोहम्मद और सलमान निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। तो वहीं पुलिस प्रशासन असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी नजर रखते हैं। कांग्रेस नेताओं के कथित आपत्तिजनक बयानों और संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोर कॉलेज चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का पुतला दहन कर नारेबाजी भी की। बीजेपी जिलाध्यक्ष मधु सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता कोर कॉलेज चौक पर एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद और महिला विरोधी कांग्रेस नहीं चलेगी के नारे लगाए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ की बेटी की दुखद मृत्यु जैसे संवेदनशील विषय पर भी ओछी राजनीति कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कलियर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे मुनीश सैनी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से महिला विरोधी रहा है। पहाड़ की बेटी उत्तराखंड का गौरव है और उसकी मृत्यु पर राजनीति करना कांग्रेस की संवेदनहीनता को दर्शाता है। बीजेपी सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेताओं की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की भाषा और सोच शर्मनाक है। और अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अगली खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां हल्द्वानी में हुए गोलीकांड पर सनसनी फैल गई है। जी हां, आपको बता दें कि हल्द्वानी में गोलीकांड में सनसनी फैल गई है। इस बीच बीजेपी पार्षद एवं मंडल उपाध्यक्ष अमित बिष्ट उर्फ चिंटू ने युवक की गोली मारकर हत्या की थी। जी हां, आपको बता दें नितिन नोहली के रूप में हुई मृतक की पहचान। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। रामपुर रोड स्थित जज फॉर्म क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। पार्षद अमित बिष्ट पर युवक की हत्या का आरोप। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आरोपी पार्षद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से लाइसेंसी रिवॉल्वर को बरामद किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुछ ही दिन पहले हुई लड़ाई का बताया जा रहा है हत्या। और आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में हुए गोलीकांड को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। इसके अंतर्गत उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। उसके साथ ही साथ अब आपको बताते चले कि बड़ा बयान सामने आने के बाद से लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। जी हां, हल्द्वानी में एक युवक की जो है गोलियों से भून दिया गया और ऐसे में इस पूरे मामले में
बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। जी हां, आपको बताते चले कि लगातार अब इस पर सियासी जो है बयानबाजी भी इस वक्त लगातार जारी है। तमाम जो नेता हैं इस पूरे हल्द्वानी गोलीकांड में सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जी हां, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हल्द्वानी गोलीकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और सीडब्ल्यूसी सदस्य करण महारा का बयान सामने आया है। बीजेपी पार्षद एवं मंडल उपाध्यक्ष ने सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या की थी। इस बीच बड़े बड़े जब बच जाते हैं तो छोटे छोटे होते हैं उफान पर। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट। 23 वर्षीय युवक नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या कोई असाधारण नहीं बल्कि अपराध नहीं। इसके साथ ही साथ कोई असाधारण अपराध नहीं है, ये करण महारा कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी सरकार में पनप रही अपराधी घटनाएं, सत्ता का संरक्षण अपराधियों का बन चुका है सबसे बड़ा हथियार। जिस पार्षद को बचाने धरने पर बैठे थे विधायक वंशीधर, उसी पार्षद ने की युवक की हत्या। इस बीच समय रहते आरोपी पर सख्त कार्रवाई की होती तो शायद आज नितिन लोहनी होते जिंदा। इस बीच जब सत्ता खुद अपराधियों की ढाल बन जाए तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। हत्याकांड की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। नितिन लोहनी को मिलना चाहिए न्याय। उत्तराखंड की जनता अब नहीं रहेगी चुप। चिंटू के लिए बात की घटना है। हल्द्वानी में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसका नाम चिंटू बताया जा रहा है, चिंटू या चिंटू ऐसा कुछ नाम है, भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष और 2 बार पार्षद भारतीय जनता पार्टी से, और उसने सरेआम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सूचना आ रही है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बड़े बड़े जब बच जाते हैं तो छोटे छोटे भी उफान पर होते हैं। तो इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं आह्वान करता हूं प्रदेश की जनता का कि सरकार के इस प्रकार के रवैये के खिलाफ सड़कों पर आएं, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएं, ममता बहुगुणा को न्याय दिलाएं, तमाम उन बेटियों के जिनके पीछे कितना। फिर एक घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। आज एक भाजपा के उप मंडल अध्यक्ष ने, जिनका नाम अमित बिष्ट है, उर्फ चिंटू ने एक नितिन लोहनी नाम के 25 वर्षीय नौजवान को गोली मार दी। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सत्ता का संरक्षण का अभिशाप है। आपने देखा होगा 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत इसी चिंटू के लिए एसएसपी को धमकाते हुए देखे गए। उन्होंने धरना भी दिया था 2 महीने पहले कि एसएसपी ने इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। अब बंशीधर भगत इस चिंटू को संरक्षण नहीं देते तो शायद आज लोहनी की जान बच गई होती। आज लोहनी को गोली मारने का साहस ये चिंटू नहीं कर पाता। वो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के साथियों का सत्ता में होते हुए भी पुतले दहन कर रही है, जब अंकिता की न्याय की यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक मणिपुर के सीधे साधे नौजवान की हत्या में कोई कार्रवाई नहीं की। और अब एक हल्द्वानी में नया तांडव देखने को मिला है। ये जो लड़का है अमित बिष्ट, मंडल उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। साथियों, ये सोचने का समय है कि क्या सत्ता के अहंकार में, सत्ता के घमंड में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अब हत्याएं करने पर भी उतारू हो गए हैं। पर हल्द्वानी में हुए गोलीकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और सीडब्ल्यूसी सदस्य करण महारा का बयान सामने आया है। जो बयान अभी हमने आपको सुनवाया, इसके साथ ही बीजेपी पार्षद और मंडल उपाध्यक्ष ने सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। गणेश गोदियाल ने कहा, बड़े बड़े जब बच जाते हैं तो छोटे छोटे उफान पर होते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। 23 वर्षीय युवक नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है, करण महारा ने कहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।